बच्चों हम आइसोलेशन ऑफ मेटल के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है रिफाइनिंग। हमने स्टार्ट किया धरती से और या सही मायने में बोलूं तो मिनरल निकालने से। हमने अर्थ से मेटल के मिनरल निकाले। उन मिनरल्स में से ये देखा कि किस मिनरल से मेटल को सबसे अच्छे से सबसे सस्ते में सबसे इजीली हम मेटल को अलग कर सकते हैं। उस मिनरल को हमने ओर कहा। ओर को अच्छे से साफ किया जिसे हमने कहा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, राइट, या बेनिफिकेशन कहा इसे। जब ओर अच्छे से साफ हो गया तो रिडक्शन की हेल्प से हमने मेटल को अलग किया, राइट। अब सवाल उठता है मेटल अलग हो गई है तो बचा क्या है। मेटल अलग हो तो गई, हमने कार्बन का ऑक्सीडेशन किया, मेटल का रिडक्शन किया, या किसी भी तरीके से मेटल और का रिडक्शन करके ऑक्सीजन को अलग हटाया, मतलब रिडक्शन किया, हमें मेटल मिल गई। बट वो मेटल प्योर नहीं है, उसमें अभी भी कुछ परसेंट इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, राइट। उस कुछ परसेंट इंप्योरिटीज को अलग करना, मेटल को और ज्यादा फाइन करना, अच्छा करना, रिफाइनिंग कहलाता है। ओके, तो अब हम रिफाइनिंग के अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे। ओके, रिफाइनिंग के जितने भी प्रोसेस हैं, मतलब अलग अलग चार पांच प्रोसेस है। तो इन 5 प्रोसेस को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ मेटल किसी प्रोसेस से रिफाइन की जा सकती है, दूसरी मेटल के लिए वो यूज नहीं हो सकता, कोई दूसरा प्रोसेस यूज होगा। ओके, तो रिफाइनिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेटल को और ज्यादा प्योर करने की कहानी है। दूसरी बात, हर प्रोसेस हर मेटल पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। ओके, तो रिफाइनिंग में मेनली हम 5 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टिलेशन। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों जोन रिफाइनिंग। फिर हम पढ़ेंगे लिक्वेशन रिफाइनिंग कह सकते हैं इसे। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जो मेनली कॉपर के लिए यूज होगी। यहां से क्वेश्चन भी बनता है अच्छा सा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। और इन द एंड हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। आई एम सॉरी, मैं एक प्रोसेस 6 है, एक प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यही लिख देता हूं, वेपर फेज रिफाइनिंग। ओके, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी 6th पे। तो आप इसको एक बार लिखें, क्रोमेटोग्राफी। तो हम ये पढ़ने वाले हैं, ये 6 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। इनको एक बार राइट डाउन ऑल दीज प्रोसेस। बच्चों यहां समझिए, सबसे पहले प्रोसेस पे हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोसेस से अपनी बात, डिस्टिलेशन जैसा कि नाम से लग रहा है, हम यहां डिस्टिल ऑफ करेंगे। डिस्टिल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को इतना हीट करना कि उसमें से कुछ जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो बॉयल होकर अलग हो जाए, भाप बनकर, या मैं कहूंगा गैस बनकर वहां से चली जाए, और जो दूसरी चीज है वो वहीं रह जाए। इससे हम उन 2 चीजों को अलग कर सकते हैं, मतलब 2 चीजों को इस बेस पे अलग करना कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। ओके, तो क्या होता है, जैसे कुछ मेटल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, कुछ मेटल्स जो इजीली वेपर फेज में आ सकती है, ओके, हम उनको हीट करते हैं। जैसे आपके पास ये मेटल है, तो यहां पे मेटल है और इंप्योरिटी दोनों है, मेटल भी है और इंप्योरिटी भी है। तो हम इसको हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे कि इंप्योरिटी और मेटल में से, मान लो इंप्योरिटी प्लस मेटल, दोनों चीजें हैं यहाँ, I प्लस M, I इंप्योरिटी, M फॉर मेटल, ओके, दोनों चीजें हैं। तो अगर इंप्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और मेटल का कम है, तो कौन सी चीज बॉयल होने लगेगी? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बॉयल होगी। तो यहां से मेटल इन अ फॉर्म ऑफ वेपर उड़ने लगती है, यहां से
जाने लगती है, क्योंकि मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये एरो का साइन ये दिखा रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इंप्योरिटी का ज्यादा है। हम जो हमारी मेटल है उसको दूसरी जगह इकट्ठा कर लेंगे। ओके, ये सारी चीजें आपके जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें है ये सारी चीजें, बस आपको यहां समझना है। ओके, तो यहां से हम मेटल को अलग कर लेंगे, इंप्योरिटी अलग हो जाएगी। ओके, अब यहां लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन ये है कि ये हर मेटल पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये उन मेटल्स पे अप्लाई नहीं हो सकता जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, राइट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट इंप्योरिटी जितना है। ओके, तो मेटल जब बॉयल होगी, वेपर फेज में आएगी, तो इंप्योरिटी भी वेपर फेज में आएगी, तो दोनों अलग कहां हुई? तो ये सिर्फ वहां अप्लाई होता है जहां मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट कम हो और इंप्योरिटी का ज्यादा हो। इसकी वजह से हमारे पास जो मेटल है वो वेपर फेज में अलग हो जाती है, उसको दूसरी जगह कलेक्ट कर लेते हैं हम, राइट, इंप्योरिटी वहीं रह जाती है। ओके, इससे हमारी मेटल प्योर हो गई। ओके, तो ये किन पे अप्लाई होगा? जिन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है कि एक टेम्परेचर पर जाकर वो बड़ी जल्दी वेपर फेज में आ जाती है। ऐसी मेटल्स मेनली जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, जो बड़ी जल्दी वेपर फेज में आ जाती है। ओके, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन से मेटल के रिफाइनिंग में कौन सा प्रोसेस यूज होता है। वो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुटेबल मेथड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल बाय दिस, राइट, इनमें से कौन सी मेटल ऐसी है जिसके लिए ये प्रोसेस सही है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आपके सामने ऑप्शन आता है कि विच मेथड इज यूजफुल फॉर द रिफाइनिंग ऑफ जिंक, और वहां 4 ऑप्शन है, तो आप किसके साथ जाएंगे? डिस्टिलेशन के साथ। तो डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है। ओके, डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी या कोई ऐसी मेटल जो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाती है, ऐसी मेटल्स को प्योर करते हैं, रिफाइन करते हैं। अगले प्रोसेस पे आते हैं, लिक्वेशन। अगला है बच्चों लिक्वेशन प्रोसेस। जरा देखो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखिए, जैसे आपके पास यहां मेटल है और प्लस इंप्योरिटीज है, मेटल प्लस इंप्योरिटी दोनों मिक्स्ड हैं, और हम चाहते हैं यहां से मेटल अलग हो जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे? इसे हीट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, इसे हीट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इंप्योरिटी से कम है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन इंप्योरिटी। ओके, राइट, अगर वो इंप्योरिटी से लेसर है इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो मेटल पहले मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने का मतलब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, और लिक्विड का मतलब होता है, तब लिक्विड के पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, बहने की। तो यहां से मेरा मेटल लिक्विड स्टेट में आकर बहने लगेगा, इंप्योरिटी यहीं रहेगी। ओके, और यहां मेरी मेटल इकट्ठी हो जाएगी। ओके, और ये मेटल प्योर मेटल होगी। ये जो मेटल थी वो इंप्योरिटी के साथ थी, हमने उसे इतना हीट किया कि हम मेटल के मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गए, इंप्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गए। मेटल मेल्ट हो गई, मेल्ट का मतलब लिक्विड स्टेट में आ गई। लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, तो लिक्विड यहां से यानी वो मेटल फ्लो करने लगी और यहां इकट्ठी हो गई। तो यहां पे जो मेटल हमें मिली वो प्योर मेटल थी। ओके, तो इसमें हम इस प्रोसेस में, लिक्वेशन प्रोसेस में मेनली टिन और लेड यानी Sn और Pb, ये 2 मेटल रिफाइन करने का काम करते हैं इस प्रोसेस से, लिक्वेशन से। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये मेनली कॉपर के लिए यूज होता है, सिर्फ कॉपर के लिए नहीं, बट मेनली ये रिफाइनिंग प्रोसेस हम कॉपर के लिए यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब है कि इसका जो बेस है, इसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना। इलेक्ट्रोलिसिस की बात हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, एक बार फिर करेंगे। जरा देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं, ध्यान से समझिए इसे। हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, मेनली ये कॉपर सल्फेट का होता है। कॉपर सल्फेट एक्वस, पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट। ओके, यहां पे हम
इलेक्ट्रोड लगाते हैं, यहां पे दूसरी इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, राइट, ये इलेक्ट्रोड है, ओके, ये हमारे पास कैथोड, ये बैटरी और ये एनोड है, ओके, ये कैथोड है, ये एनोड है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है वो एनोड है और जो नेगेटिव से जुड़ी है वो कैथोड है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको सुननी है और समझनी है, ये जो कैथोड है ये कॉपर है, प्योर कॉपर, ये प्योर कॉपर है, ठीक है, और जो ये एनोड है, एनोड जो है वो कॉपर है इम्प्योर, इसमें इंप्योरिटी है, राइट। जो मेरा जिसको हमने एनोड बनाया वो इलेक्ट्रोड एक इम्प्योर कॉपर है, जिसे हमने कैथोड का रूप दिया, कैथोड बनाया, वो प्योर कॉपर है। अब हम चाह रहे हैं कि इस इम्प्योर कॉपर को भी हम प्योर करें। जरा देखिए ये कैसे होता है। सबसे पहले यहां पे जो आयन है कॉपर 2 पॉजिटिव सल्फेट का, कौन कौन से आयन है अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां कॉपर 2 पॉजिटिव है सॉल्यूशन में, यहां सल्फेट है, भाई कॉपर सल्फेट पानी में जाकर कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट आयन में टूट जाएगा। जो आयंस होते हैं वो पानी में जाकर जुड़े नहीं रहते, टूट जाते हैं, जैसे NaCl पानी में जाकर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में अलग अलग हो जाता है, ओके। वाटर है तो यानी वाटर का H पॉजिटिव भी है यहाँ, राइट, OH नेगेटिव भी है, ओके। तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास 4 तरह के आयन है, कॉपर आयन, कॉपर 2 पॉजिटिव, जिसको मैं क्यूपरिक भी कह सकता हूं, कॉपर +1 क्यूपरस होता है, कॉपर +2 क्यूपरिक होता है, तो क्यूपरिक आयन है, सल्फेट है, राइट, H पॉजिटिव आयन है वाटर का, OH नेगेटिव है वाटर का, ठीक है। जरा देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। अच्छा, पहले तो गैस करो कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, राइट। कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो कोई पॉजिटिव जाकर वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ओके। अब मेरे पास 2 पॉजिटिव है, कौन कौन, कॉपर 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ओके। कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट और H पॉजिटिव का होता है 0, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है H पॉजिटिव से। ये हम पहले बात कर चुके हैं, और अगर आपको लगता है कि ये बात नहीं हुई है तो प्लीज आप मुझे बताएं, कमेंट व्हाट्सएप करें, मैसेज में बताएं कि ये नहीं हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मेरे ख्याल से ये हो गया है, हम इस पे पहले बात कर चुके हैं। तो कॉपर 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कॉपर 2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी। अगर ये नहीं हुआ है तो वीडियो को यहीं छोड़ना नहीं है, ये बाद में हो जाएगा, इस प्रोसेस को पहले समझो, ये छोटी सी बात है, ये तो बाद में भी हो जाएगी अगर नहीं हुई है तो, राइट। बट अब फिलहाल अगर ये नहीं हुआ है तो ऐसे याद रखो कि कॉपर 2 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत H पॉजिटिव से ज्यादा है, राइट। जब ये दोनों पॉजिटिव कैथोड के पास गए तो इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन लेगा और वो होगा कॉपर 2 पॉजिटिव। तो कॉपर 2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिए कैथोड से और वो कॉपर में बदल गया। ध्यान से देखो, जो इस सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव था वो कैथोड के पास गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए कैथोड से नेगेटिव और कॉपर में बदल गया, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह की, और वो जगह है एनोड। देखते हैं एनोड पे क्या होगा। एट एनोड पे 2 चीजें हैं, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। आई होप आप भूले नहीं हो कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, इंटरेस्टिंग बात यहां ये होती है कि ना सल्फेट इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना OH नेगेटिव, बल्कि ये जो कॉपर की बनी हुई इलेक्ट्रोड है, इंप्योर कॉपर की, ये कॉपर लूज कर देती है। मतलब ये जो इंप्योर कॉपर है इसमें से कॉपर 2 पॉजिटिव बन के यहां से निकल जाता है,
कॉपर 2 पॉजिटिव, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड थी ये, राइट। यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव निकला, 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए, वो एनोड को दे दिए, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था, इस कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन वहां दे दिया, भाई तू पॉजिटिव है, रख 2 इलेक्ट्रॉन, मैं यहां से निकलता हूं, राइट। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, एनोड को, और खुद कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में वहां से निकल गया, राइट। तो यहां से क्या रिलीज हुआ, यहां से रिलीज हुआ कॉपर 2 पॉजिटिव। एक बात जो हमने क्लास में भी कही थी, यहां पे फिर कह रहे हैं, जिसपे चार्ज नहीं वो घुल नहीं सकता, जिसपे चार्ज है वो बिना घुले रह नहीं सकता। जैसे ही कॉपर वहां से कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, उस पे चार्ज है तो बिना घुले रह नहीं पाएगा और वो घुल जाएगा इस सॉल्यूशन में। कॉपर नहीं घुल सकता क्योंकि इस पे चार्ज नहीं, पर जैसे ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन एनोड को दिए, खुद कॉपर 2 पॉजिटिव बना, वो इसमें घुल जाएगा, राइट। जैसे ही वो घुलेगा, वो सॉल्यूशन के अंदर आया, वो कैथोड की तरफ माइग्रेट कर गया, भाई कैथोड के पास कौन जा रहा था, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव तोड़ते जा रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव यहां घुलता जा रहा है, घुलने के बाद वो कैथोड की तरफ जा रहा है, वहां से टूटा, यहां घुला, यहां पहुंच गया, वहां से। तो हम बात कर रहे थे कि यहां से कॉपर क्योंकि ऑक्सीडाइज होगा, और जो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है वो अपने आप में इलेक्ट्रोड है, और जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, चार्ज आएगा, जिसपे चार्ज है वो बिना घुले रह नहीं सकता, तो वो यहां सॉल्यूशन में घुल जाएगा, घुलने के बाद वो कैथोड पे जाएगा। इसका रिजल्ट ये निकलेगा, परिणाम ये निकलेगा कि हमारी एनोड धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगेगी, मतलब कम होने लगेगी, टूटने लगेगी, और ये बढ़ने लगेगा कैथोड, क्योंकि कॉपर वहां से टूटकर यहां जा रहा है। यहां से जो कॉपर आपको मिलेगा वो प्योर कॉपर होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो यहां में देखने को मिलती है, अब एक बात बताओ, जो इम्प्योरिटी है उसके साथ जो कॉपर जुड़ा हुआ था वो तो चला गया, अब इम्प्योरिटी कहां जाए, भाई जिसके साथ वो बंधी हुई थी इम्प्योरिटी वो अलग हो गया, राइट। तो इम्प्योरिटी वहीं गिर जाती है, मतलब हमें इसके नीचे, किसके नीचे, एनोड के नीचे एक ढेर मिलता है इम्प्योरिटीज का, और इस ढेर को, इस इम्प्योरिटी को एनोड मड कहते हैं। एनोड मड, मड मतलब किच्चड़, एनोड का किच्चड़, एनोड मड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो बात सुनोगे उसमें आपको मजा आ जाएगा। कहते हैं किच्चड़ में कमल उगता है, यहां किच्चड़ में सोना उगता है। मतलब जो ये एनोड मड है, जो ये किच्चड़ है, ये प्रीशियस मेटल से भरा रहता है, मतलब इसमें गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल्स यहां प्रेजेंट है। क्योंकि ये रिएक्टिव कम होती है तो कॉपर की तरह अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती, जिसको हम इंप्योरिटी कह रहे हैं। उस इंप्योरिटी में गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, राइट, और बाकी की मेटल्स मिलती हैं जो इसके खर्चे की भरपाई करती है। जो एनोड मड होता है हम उसको निकालते हैं उसमें से, क्योंकि गोल्ड वगैरह नेटिव स्टेट में रहता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो जब उसको साफ करते हैं तो प्योर गोल्ड मिल जाता है। उस गोल्ड को बेचते हैं तो जो पैसे आते हैं उस पैसे से इसका सारा खर्चा निकल जाता है। ओके, तो ये थी बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिसमें हम अपने ब्लिस्टर कॉपर को, अब ये मत कहना ब्लिस्टर कॉपर क्या है, ब्लिस्टर कॉपर को प्योर करने का काम करते हैं। ओके, एनोड मड, कैथोड कॉपर से भरी हुई प्योर कॉपर से, यहां से जो कॉपर मिलता है वो अबाउट 99.9% प्योर कॉपर होता है। ओके, तो ये था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट आते हैं जोन रिफाइनिंग पे। बच्चों जोन रिफाइनिंग जो कि हमारा 4th आई थिंक रिफाइनिंग प्रोसेस है, जोन रिफाइनिंग इस प्रिंसिपल पे काम करता है, इस सिद्धांत पे काम करता है कि impurities are more soluble in liquid state of the metal than in solid state। जो हमारी impurities है वो मेटल के लिक्विड स्टेट में ज्यादा घुलना पसंद करती है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। ओके, तो हम क्या करते हैं जोन रिफाइनिंग में, हम अपनी इम्प्योर मेटल लेते हैं, ये इम्प्योर मेटल है, ओके, और इसे मान लो ये हमारे पास हीटर है, इसे हीट करते हैं इस हिस्से को,
जब हम इस हिस्से को हीट करेंगे तो ये हिस्सा मान लो मेल्ट हो गया, राइट, ये हिस्सा, ये जोन हीट हो गया, मेल्ट हो गया, राइट। जब ये लिक्विड स्टेट में आया तो जो इसके पड़ोस की इंप्योरिटी थी वो इस साइड शिफ्ट होने लग जाएगी, क्योंकि इंप्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड स्टेट ऑफ द मेटल देन इन सॉलिड स्टेट। इससे रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जोन तो बहुत ज्यादा इंप्योर हो जाएगा, बट ये हिस्सा प्योर हो जाएगा, बिकॉज ये सॉलिड में है तो यहां की इंप्योरिटी यहां से शिफ्ट होकर यहां आने लगेगी। तो आपसे कोई कहे कि जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल है impurities are more soluble in liquid state of the metal than in solid state. Done? ओके इसमें जोन रिफाइनिंग में मेनली हम जो अलग करते हैं, जो जिन मेटल्स को रिफाइन करते हैं, प्योर करते हैं, वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम, राइट, SiGe एंड Ga। इन मेटल्स को रिफाइन करने का काम हम जोन रिफाइनिंग से करते हैं। ओके याद रखना इसका प्रिंसिपल, इंप्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन लिक्विड स्टेट ऑफ द मेटल देन इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट है जोन रिफाइनिंग के बाद वेपर फेज रिफाइनिंग। देखिए बच्चों, वेपर फेज रिफाइनिंग का सिद्धांत ये है कि हम अपने इंप्योर मेटल को एक ऐसे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करके उसे वेपर फेज में ले आता है। ओके जब वो वेपर फेज में आ जाता है तो उन वेपर्स को हम अलग कलेक्ट कर लेते हैं, ओके फिर उसे और ज्यादा हीट करते हैं उन वेपर्स को, तो जिस सब्सटेंस ने उसके साथ रिएक्शन की थी वो अलग हट जाता है और हमें प्योर मेटल मिल जाती है। जरा देखिए, ये एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये आपके पास है, राइट, ये इंप्योर मेटल है, यानी यहां इंप्योरिटीज है प्लस मेटल है। इसकी रिएक्शन हमने एक्स नाम की चीज से करवाई, ठीक है, एक्स से, इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स से। अब एक्स की क्या खूबी है कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाता है वो वेपर फेज में आ जाता है, उसका स्टेट गैसियस स्टेट होता है। तो जब एक्स ऐसे कोई सब्सटेंस था मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा एक्सएम, मान लो। अब एक्सएम वेपर फेज में है, गैसियस स्टेट में है, तो वहां से उड़ जाएगा। ओके पीछे क्या रह गई, इंप्योरिटी। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी जगह ले जाकर कलेक्ट कर लेंगे। ओके कलेक्ट करने के बाद एक्सएम को और ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे। अब और ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करने का रिजल्ट ये निकलेगा कि ये एक्स फिर दोबारा से मेटल से अलग हो जाएगा। अब बताओ इस मेटल में और इस मेटल में फर्क आप देख रहे हो ना, ये मेटल प्योर मेटल है, इंप्योरिटी पहले ही पीछे रह गई, तो इसे वेपर फेज रिफाइनिंग कहते हैं। दोबारा से सुनिए, वेपर फेज रिफाइनिंग में हम अपनी मेटल को जो इंप्योर है किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं जिसके रिएक्शन के बाद वो मेटल गैसियस स्टेट में आ जाती है, वेपर स्टेट में आ जाती है। उन वेपर्स को हम दूसरी जगह इकट्ठा करते हैं, राइट, फिर उन वेपर्स को और ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो जिस सब्सटेंस ने उसके साथ रिएक्ट किया था वो अलग हो जाता है और इससे हमें प्योर मेटल मिलती है। ओके तो वेपर फेज रिफाइनिंग के दो पार्ट हैं, या दो मैं कह सकता हूं बड़ी दो बहुत फेमस वेपर फेज रिफाइनिंग है, जिनमें एक है मोड्स प्रोसेस, एक है मोड्स प्रोसेस। मोड्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, निकल को CO के साथ हीट करते हैं। ये इंप्योर निकल है, CO के साथ हीट करेंगे, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके इससे बनेगा निकल टेट्रा कार्बोनाइड जो गैसियस स्टेट में रहता है। ओके मुझे इसका टेम्परेचर याद नहीं है, ये रिएक्शन होती है 350 केल्विन पे, राइट। निकल CO गैस बन के वहां से उड़ जाता है, इन वेपर्स को हम दूसरी जगह ले जाकर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इसको हीट करते हैं 450 केल्विन टेम्परेचर पे, मतलब और ज्यादा टेम्परेचर पे। इससे निकल अलग हो जाता है और CO अलग हो जाता है। ओके यहां पे जो निकल हमें मिलेगी वो प्योर निकल होगी, ये जो निकल थी ये इम्प्योर निकल थी। ओके तो दोबारा सुनिए, मोड्स प्रोसेस क्या है। मोड्स प्रोसेस वेपर फेज रिफाइनिंग का एक एग्जांपल है। मोड्स प्रोसेस में हम कौन सी मेटल को रिफाइन करते हैं, प्योर करते हैं, तो जवाब है निकल को। ओके वेपर फेज रिफाइनिंग का एक और एग्जांपल है
वैन आर्कल मेथड। वैन आर्कल मेथड, तो इसको हटाता हूं मैं। वैन आर्कल मेथड की बात करते हैं, वो भी सेम प्रिंसिपल पे काम करेगा, बट वहां दूसरी मेटल होती है। दूसरे का नाम है वैन आर्कल मेथड। इसमें हम जिरकोनियम को प्योरीफाई करते हैं, सॉरी ZR, जिरकोनियम की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाई जाती है, राइट। इससे रिएक्शन करके वो बनाता है जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड, राइट। इसकी क्या खूबी है, ये गैस है, राइट, गैस है। तो ये हम इसे इकट्ठा कर लेंगे, इंप्योरिटी यहीं रह गई। ओके, जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड को और ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे, इससे हमारा जिरकोनियम अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा। ये जो जिरकोनियम होगा ये प्योर जिरकोनियम होगा, ये इम्प्योर था। यहां जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये कि वैन आर्कल प्रोसेस और मोल्स प्रोसेस दोनों ही वेपर फेज रिफाइनिंग के एग्जांपल है। दूसरी बात, वैन आर्कल में जिरकोनियम प्योरीफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, मोल्स में निकल। ठीक है, लास्ट है क्रोमेटोग्राफी। बच्चों, लास्ट रिफाइनिंग का प्रोसेस जो हमें पढ़ना है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इस प्रिंसिपल पे काम करता है, इस सिद्धांत पे काम करता है कि हर सब्सटेंस पे एडजॉर्ब नहीं हो सकता, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बोलूं कि हर सब्सटेंस को सोख नहीं सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ओके, जरा देखो, जैसे आपके पास ये है, क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि आपके पास एक ट्यूब लेते हैं और यहां अलग अलग सब्सटेंस रख देते हैं। ओके, और यहां से हम अपनी इंप्योर मेटल डालते हैं, जिसमें मेटल है प्लस इंप्योरिटीज है। ओके, जैसे ये नीचे आती है तो कुछ इंप्योरिटी यहां रह जाती है, क्योंकि इस सब्सटेंस में टेंडेंसी थी किसी एक चीज को एडजॉर्ब करने की। मैं एब्जॉर्ब वर्ड यूज नहीं कर रहा, एडजॉर्ब, राइट। एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में फर्क होता है। तो ये जो सब्सटेंस है, मान लो यहां एक्स नाम की कोई चीज थी, एक्स ने एक इंप्योरिटी को, बहुत सारी इंप्योरिटीज अलग अलग तरह की वहां थी, उनमें से किसी एक को एडजॉर्ब कर लिया, राइट। फिर ये नीचे आया, अब मेटल थोड़ी प्योर हो गई, राइट। दूसरे सब्सटेंस को, मान लो वाई नाम के सब्सटेंस ने एडजॉर्ब कर लिया इंप्योरिटी को, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी इंप्योरिटी को एक एक करके अलग हटा सकते हैं और मेटल को रिफाइन कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये थे आपके पास क्रोमेटोग्राफी, ये थी आपके रिफाइनिंग के प्रोसेस, जिनमें सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्टिलेशन, फिर लिक्वेशन। डिस्टिलेशन में जिंक, कैडमियम, मरकरी को प्योरीफाई किया जाता है। फिर हमने पढ़ा लिक्वेशन, जिसमें लेड और टिन को प्योरीफाई किया जाता है। लिक्वेशन प्रोसेस पढ़ा। फिर हमने आपके पास जोन रिफाइनिंग, जिनमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इनको हर एक प्रोसेस के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि उस प्रोसेस की हेल्प से हम किन मेटल्स को रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आइसोलेशन ऑफ मेटल यहां खत्म होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।